अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का आपका जो टॉपिक है वो है वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो वैक्सीन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में हम लोग ये वैक्सीन के डेवलपमेंट के मेथड्स देखेंगे, डिफरेंट मेथडोलॉजीज, रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, उसके मैनेजमेंट को देखेंगे और उसकी प्रोडक्शन के मेथड्स को देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले सेमेस्टर्स में आप लोगों ने वैक्सीन्स के अबाउट काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि वैक्सीन्स होती क्या हैं, वैक्सीन की हिस्ट्री क्या है, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वैक्सीन में हम लोग किस माइक्रोब को डिस्कस करते हैं, मतलब ये सारा कुछ आप लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो उसकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे होगा। जो वैक्सीन्स हैं, एज यू ऑल नो, इनका काम क्या है बेसिकली? दीज जनरली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शंस बिफोर दे कम इन कांटेक्ट विद द डिजीज। यानी कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी किसी डिजीज से एक्सपोज होता है तो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना उस हार्मफुल इन्फेक्शन से, उसके उसमें एक्सपोजर में आने से पहले, दिस इज द वैक्सीन और वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन काम कैसे करती हैं? वैक्सीन का काम क्या है? बेसिकली बॉडी को इनेबल करना नेचुरल डिफेंसेस के। जैसे कि नेचुरल डिफेंस हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, तो वैक्सीन का काम क्या होगा? वो हमारे इम्यून सिस्टम को इस काबिल बना देती हैं कि वो फाइट कर सकें अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज और उससे बॉडी को डिफेंड कर सकें अगेंस्ट द डिजीज। अब व्हेन द वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, इसका काम क्या होता है कि जब भी किसी डिजीज के खिलाफ वैक्सीन किसी भी ऑर्गेनिज्म को दी जाती है, उस ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन से एक्सपोज किया जाता है, तो ये जाके हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, उसको एक्टिवेट करती है, उसको स्टार्ट कराती है इन द सेम वे आवर बॉडी विल रिस्पॉन्ड आफ्टर एन एक्सपोजर टू द वायरस। अब फर्ज करें कि आपको कोई भी, अल्लाह माफ करे, डिजीज हो रही है, तो एज अ डिजीज के रिस्पॉन्स में कोई ना कोई आएगा ना। जैसे अगर किसी को अल्लाह माफ करे बुखार हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो वीक हो जाता है बंदा, बॉडी की जो है वो कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी कम होती है। मतलब कि हम नॉर्मल जैसे चल फिर रहे होते हैं वैसे हम फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है हमारी बॉडी। तो इसी तरह से जैसे ही कोई वायरस बॉडी को मतलब बॉडी के ऊपर आके अटैक करता है, तो क्या करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करेगा? वो उस बॉडी के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देगा। अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेगा। अब वैक्सीन के प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले वो वैक्सीन्स को जो है वो डिटेक्ट करेगा। वो वैक्सीन जो है वो वायरसेस भी हो सकते हैं, वीकेंड और किल्ड वायरसेस भी हो सकते हैं, एज अ फॉरेन इन्वेडर, यानी कि फॉरेन बॉडी पार्टिकल के तौर पे लेगा। तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिन प्रोटीन्स को हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। अब जो एंटीबॉडी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी किसी भी एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। अब फर्ज करें कि कोई भी यानी कि वैक्सीनेशन है, जो कि पोलियो वैक्सीन ले लें आप। अब वो बच्चों को जो बचपन में पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं वो वैक्सीन्स होती हैं उसकी। अब उनमें क्या है, उसी पोलियो वायरस के वीकेंड और डेड कल्चर्स होते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे ही वो किसी मतलब दे देते हैं बच्चों को, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सबसे पहले वो उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड देन न्यूट्रलाइज दीज फॉरेन वायरसेस और वायरल पार्टिकल्स। देन उनको न्यूट्रलाइज करेगा, बॉडी के अंदर जाके उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाना प्रोड्यूस करेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। किस तरह से? एंटीबॉडीज बना के। इफ आवर बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द सेम वायरस इन द फ्यूचर। अब यानी कि पोलियो वैक्सीन जो है वो बचपन में बच्चों को दे दी जाती है ताकि खुदा ना खास्ता इन द नियर फ्यूचर और बाद में फ्यूचर में कभी भी वो एक्सपोज हो पोलियो वायरस से, तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो उसका वीकेंड कल्चर होगा, तो जिसके नतीजे में जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो फास्टर हो जाएगा। किस लिए? टू प्रिवेंट दैट डिजीज, टू प्रिवेंट the development of that disease. अब a lag time will be required for the body to build up its immunity against the virus. वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक ड्यूरेशन चाहिए होता है। आपने 2 फेजेस पढ़ी थी ग्रोथ की, लैग फेज और लॉग फेज। लैग फेज जो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होती है, तो एक ग्रोथ फेज चाहिए होती है उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में बॉडी को।
Hence, a vaccine is best given to the individual 2 weeks before the individual is exposed to the virus or infection. इसीलिए जो है वैक्सीनेशन वो पहले ही कर दी जाती है ताकि इन द नियर फ्यूचर और फ्यूचर में जाके कभी भी वो ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल को जाके इन्फेक्ट करे तो उसके खिलाफ उसकी बॉडी में ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ हो उस वायरस के खिलाफ। अब वैक्सीन की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नॉन एडजुएंटेड और एक होती है एडजुएंटेड। जो नॉन एडजुएंटेड वैक्सीन होती हैं उसमें जस्ट वैक्सीन होती हैं, मींस जस्ट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि एडजुएंटेड जो होती है उसके अंदर वैक्सीन यानी कि एंटीजेंस के साथ में एडजुएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एडजुएंट्स क्या होते हैं? एडजुएंट इट्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द वैक्सीन। ये वैक्सीन के साथ एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसका काम क्या होता है? टू इनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन। वो वैक्सीन के इफेक्ट को फास्टर कर देता है। एडवांटेज ऑफ एडिंग एन एडजुएंट इज दैट इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एंटीजन रिक्वायर्ड इन द वैक्सीन। जितना एंटीजन हमें रिक्वायर होगा ये थोड़ा उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। मतलब एंटीजन का काम भी तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना होता है, तो अगर हम एडजुएंट यानी कि उसके साथ केमिकल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो कि उसके इफेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो ये जो हम लोग एडिंग सब्सटेंस हमारा यानी कि जो हमारी वैक्सीन होती हैं, जो हमारे एंटीजन होते हैं, उसकी अमाउंट को भी रिड्यूस कर देते हैं। इससे पहले हमने देखना था एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, वो वायरस भी हो सकता है, वो कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है। एन एंटीजन इज द सब्सटेंस दैट विल ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड दिस विल कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जैसे ही यानी कि फॉरेन बॉडी के अंदर जाएगी, जैसे ही फॉरेन वायरस जो है बॉडी को जाके इन्फेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ प्रोटीन्स बॉडी प्रोड्यूस करेगी, उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब यूजुअली वायरस जो प्रोटीन्स और वीकेंड वायरसेस आर यूज्ड एज द वैक्सीन एंटीजेंस। अब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के 3 मेथड्स हैं जो बेसिकली पढ़ते हैं। उसमें पहला है ट्रेडिशनल मेथड्स यूजिंग एग्स, दूसरा मेथड है न्यू मेथड यूजिंग मेमेलियन सेल्स, तीसरा है इन्वेस्टिगेशनल मेथड जिसमें हम प्लांट इंसेक्ट सेल्स को या बैक्टीरियल कल्चर्स को यूज करते हैं। एंड इट इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन रिसर्च लेबोरेटरीज, यानी कि इन पे अभी फर्दर रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर हो रही है। ये देखें, ये कुछ एडवांटेजेस बताए हुए हैं, उनको कंपैरिजन किया हुआ है एग बेस्ड। जब एक हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें एग्स को यूज़ किया जाता है, दूसरा जिसमें मेमेलियन सेल्स को यूज़ किया जाता है यानी कि सेल कल्चर बेस्ड। अब दोनों की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दोनों से हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन जो एग बेस्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होंगी वो अनस्टेबल होंगी, इनमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, वेरिएंट्स भी की सिलेक्शन रिक्वायर होगी, वेस्ट डिस्पोजल करना होगा, मींस के एग्स हैं उनको उनके अंदर हम लोग जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं उसके बाद उनके वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, कंटेमिनेशंस कॉज करते हैं। जबकि इन कंपैरिजन विद एग बेस्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर हम सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन को देखें तो इसमें सिक्योरिटी है सप्लाई की, दूसरा ड्यूरेशन कम रिक्वायर होता है, लार्ज स्केल पे होता है, वेल कैरेक्टराइज्ड है, एंटी जेनिक होती है, मतलब स्टेबिलिटी है, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कम होते हैं और स्टीरॉयल प्रोसेस होता है, कंटामिनेशन कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एग्स हैं उनको हम लोग बेशक उसके लिए भी लैब्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें बायोसेफ्टी लेवल्स पूरे नहीं हो रहे होते हैं, उसमें हमारी सेफ्टी कम है, एफिकेसी कम है उसकी। अब एग बेस्ड जो है ये पिछले 60 साल से यूज़ किया जा रहा है। ये सीजनल फ्लू के खिलाफ जो है वो हम लोग वैक्सीन बना रहे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक एग्स को यूज़ करते हैं, चिकन एग्स को। आफ्टर 4 मंथ्स बैच ऑफ वैक्सीन 4 to 6 मंथ्स का पीरियड रिक्वायर होता है इसमें जब हम वैक्सीन प्रोड्यूस कराते हैं। अब इसका एक जो एडवांटेज होता है वो मैन्युफैक्चर द सीजनल फ्लू वैक्सीन इज दैट इट्स वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है। अब एग बेस्ड जो वैक्सीन हैं उसमें करते क्या है, चिकन के जो एम्ब्रियोनिक एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, उनको लेते हैं, देन उनकी डीकैपिंग करते हैं। उनको सबसे पहले वो तो प्रोटोकॉल्स आएंगे वॉशिंग की, देन उनके बायोसेफ्टी लेवल्स जो हैं वो बायोसेफ्टी लेवल 1 पे ही आ रहे होते हैं। देन डीकैपिंग करते हैं उसके अंदर हम जो है वो वायरस कल्चर जो भी हम यानी कि जिसके खिलाफ भी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा फर्स्ट करें ले लें आप, उसकी स्ट्रेन लेते हैं, उसको हम इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। देन फिर फर्दर उसको इंक्यूबेशन पे रखा जाता है, उसकी सारी ड्यूरेशन मेंटेन किया जाता है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन इसके लिए रिक्वायर होता है। देन उसके बाद हम
हम लोग जो है वो सबसे पहले उसके अंदर इन्फेक्ट कर दिया हमने, देन उसके बाद जब उसके अंदर डेवलप हो जाती है वैक्सीन तो उसकी डीकैपिंग करते हैं, देन उसके अंदर से लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इस तरह से उसकी स्टेरिलिटी जो स्टेरिलाइजेशन है उसको मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो मेथडोलॉजी है वो इसमें रिक्वायर होती है। जबकि जो सेल बेस्ड वैक्सीन होती है उसमें हम सेल कल्चर यूज़ कर रहे होते हैं, मेमेलियन सेल कल्चर, मतलब कि बॉडी के किसी हिस्से से सेल्स लेके तो उनको कल्चर करके उससे वैक्सीन प्रोड्यूस करा देते हैं। वो मेमेलियन सेल्स या वो सेल कल्चर जो होगा वो एज अ होस्ट उसमें एक्ट करेगा। ये 1990 से यूज़ किया जा रहा है, 2014 और आई गेस 16 में सक्सेसफुल हुआ था मेथड। अब इसमें जो है सेल्स, बट स्टिल ये लेबॉर्ट्री में जो है वो अभी मतलब इसमें रिसर्च हो रही है और फर्दर इससे जो है वो रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं। अब इसमें जो है मिलियन कल्चर्स यूज़ किए जाते हैं, इससे भी हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाते हैं। एक बैक्स्टर हेल्थ केयर एक सेंटर था, उन्होंने सेल्स एक्सट्रैक्ट किए थे मंकी, अफ्रीकन ग्रीन मंकी था, उसकी किडनी से, उनको एज अ होस्ट यूज़ करके उससे वैक्सीन डेवलप कराई थी। एडवांटेज क्या होते हैं इसकी? एक तो इसका ये एडवांटेज होता है कि इसकी कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर इंक्रीज वैक्सीन प्रोडक्शन, ईज, मतलब ईज के साथ जो है इसमें हम ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करा देते हैं कम ड्यूरेशन में, थोड़ी फास्टर प्रोड्यूस होती है। और दूसरी बात ये कि इसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 जो है, मतलब सारा लेमिनर एयर फ्लो के अंदर होता है काम, और जो है क्योंकि चूँकि माइक्रोबियल लेवल पे जाके काम हो रहा होता है तो इसमें जो है ये थोड़ा सेफ होता है उसकी निस्बत, एग्स की निस्बत। दूसरी बात ये कि इसमें एलर्जिक रिएक्शंस से कम सफ़र करना पड़ता है जितना कि वो एग बेस्ड में करते हैं। अब इसमें हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी निस्बत, एग्स की निस्बत, रिलेटिवली अ न्यू प्रोसेस एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक एग डेवलपमेंट मेथड जो है उसकी निस्बत थोड़ा सा ये न्यू प्रोसेस है। अब तीसरा इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स, इंसेक्ट्स या बैक्टीरियल कल्चर को यूज़ किया जाता है वैक्सीन प्रोड्यूस कराने के लिए। इससे हाई यील्ड होती है एंटीजन की, फास्टर प्रोडक्शन है। अब मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस कंटामिनेशन, इसमें क्या होता है कि जब हम प्लांट सेल्स को या बैक्टीरियल सेल्स को यूज़ कर रहे होते हैं वायरल यानी कि वैक्सीन प्रोडक्शन में, तो जो बैक्टीरिया के साथ कुछ वायरसेस होंगे या प्लांट के अंदर कुछ वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस हो सकते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इनके साथ इंटरेक्ट करके उसको कंटेमिनेट कर देते हैं जिस वायरस के खिलाफ हम वैक्सीन प्रोड्यूस करा रहे हैं। यानी कि जिस वायरस जो हमारा टारगेटेड वायरस है या हमारी वैक्सीन है उसके साथ प्लांट और या फिर बैक्टीरियल वायरसेस इंटरेक्ट करके उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। अब इसमें रिस्क और सक्सेस क्या है? एट प्रेजेंट दीज इन्वेस्टिगेशनल मेथड्स आर स्टिल इन देयर अर्ली डेवलपमेंट। अभी तक ये हम इन्हें नहीं कह सकते कि ये कम्प्लीटली डेवलप्ड प्रोसेस है, दीज आर इन द डेवलपमेंटल स्टेज। इट्स नॉट एंटिसिपेटेड दैट एनी ऑफ दीज मेथड्स विल बी कमर्शलाइज्ड। इसमें किसी को भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है कि इसको हम कमर्शियल लेवल पे यूज कर लें फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर विद द नेक्स्ट 8 to 10 years। अब क्लिनिकल डेवलपमेंट वैक्सीन की क्या होती है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी होती हैं, दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ मेडिसिनल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली उन्हें करनी चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा रहे हैं उसकी क्या एफिकेसी है, उसकी मतलब सेफ्टी किस हद तक है। इसमें फेजेस बनाई जाती हैं। फेज़ 1 और 2 में क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। वो सब्जेक्ट एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन बींग भी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है वैक्सीन के ट्रायल हमेशा एनिमल्स पे किए जाते हैं। रैबिट ले लें, अब वाइट जो माइस होती हैं उनके ऊपर हम ट्रायल करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो क्लिनिकल की फेज़ 1 और 2 होती हैं ट्रायल बेस, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे 100 to 300 होते हैं। लेकिन जैसे अभी ये पेंडेमिक है, इसमें तो देखें आपने यानी कि वैक्सीन जो है वो डेवलप कराई जा रही है, तो उसमें कुछ लोगों को दे के वो ट्रायल ले रहे हैं उस चीज़ के प्लाज्मा के, वो किस हद तक इफेक्टिव है उनके अंदर। तो हमेशा जो सबसे पहली फेज़ 1 और 2 की ट्रायल ली जाती है वो यानी कि स्मॉल सब्जेक्ट्स पे, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे ली जाती है। जबकि फेज़ 3 जो है वो एफिकेसी ट्रायल होती है, उसमें जो है ग्रुप बड़ा कर देते हैं हम लोग, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या रिस्क हो सकते हैं इसकी, उनको मैनेज करना, फिर बेनिफिट्स क्या हैं इसके, वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। उसमें हम लोग 1000 से 5000 तक जो है वो सब्जेक्ट्स लेते हैं। बट दीज ट्रायल्स की मतलब इनके लिए भी हमें 3 से 5 साल रिक्वायर होते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस। सो ये थोड़ी सी वैक्सीन मेथडोलॉजीज आपने इसमें देखी हैं और उसकी डेवलपमेंट देखी है। देन फर्दर जो है इसको भी हम लोग मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे।
अगर आपको कोई भी एम्बिग्विटी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. इसको हम फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच for your time and patience.